नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वक्त आपको फटाफट से खबरों से रूबरू करवाने का हो गया है, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में लगातार कोरोना के केस हो रहे हैं कम। 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और मौतों का आंकड़ा 6,000 के पार रहा। आज स्कूली अध्यापकों से रूबरू होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। वर्चुअल तरीके से अध्यापकों से सीधा संवाद करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे अध्यापकों से बातचीत होगी। और उत्तराखंड के बाजारों में इस वक्त उमड़ रही है भीड़। हालांकि पाबंदियां हैं जारी और छूट जो दी गई है उसमें जमकर उड़ रही हैं गाइडलाइन की धज्जियां। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात कोरोना की करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा जारी कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि आंकड़ा कितना है। दरअसल 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और मौतों की संख्या 6,000 के ऊपर की रही है। वो आंकड़ा आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से रिकवरी बड़ी तेजी से अब हो रही है देश भर के अंदर। फिलहाल अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोरोना से देश में 24 घंटे में 6,148 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ये हुआ इस वजह से है कि बिहार के जो रिवाइज्ड आंकड़े हैं उससे जारी किए गए हैं और बिहार के रिवाइज्ड आंकड़ों की वजह से आंकड़ा थोड़ा बड़ा है। हालांकि अगर बात करें 2,000 से ऊपर का यह आंकड़ा रहा, लेकिन बिहार के रिवाइज्ड आंकड़ों की वजह से मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है और 6,148 आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। यह आंकड़ा बिहार की संख्या से बड़ा है जब बिहार के रिवाइज्ड आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। फिलहाल देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सिचुएशन आखिर कोरोना को लेकर कैसी है। तो सीधे अपने संवाददाता उज्जवल का रुख कर लेते हैं, जो आपको बताएंगे कि देश भर की स्थिति कैसी है और खासकर राजधानी दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी दीजिएगा, देश भर के जो हम हालात कोरोना को लेकर देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग अब लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। और डॉक्टर और एक्सपर्ट को जब हम बिठा रहे हैं तो डॉक्टर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं उनको मौत के मुंह में ले जाएगी। कितना ये सही, क्या ग्राउंड जीरो पर आप देखते हैं जब निकलते हैं? उज्जवल, तौर पर जिस तरीके से आप अभी बता रहे, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स लगातार बताए जा रहे हैं कि अगर सावधानी बरती नहीं गई तो यकीनन देखिए जो लोग हैं वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जरूर जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि देखिए बीते कुछ दिनों से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है देश के अलग अलग राज्यों में, तो तब से ही कहीं ना कहीं जो है वो मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो तीसरे दिन लगातार जो है वो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो है वो संख्या कम आई है। देखिए 93 से 94,000 के आसपास आई है, यानी 1 लाख से नीचे आई है बीते 3 दिन में अगर हम देखेंगे इसको। अगर वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करेंगे हर्ष, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखिए 7 तारीख से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे देखिए मेट्रो भी चल गई है और जिसके भी रोजगार थे, दुकानें थी वो खुल गई हैं, बाजार जो है वो खुल गए हैं और इसका असर कहीं ना कहीं अब देखिए देखने को दोबारा मिल रहा है। जहां एक वक्त आंकड़ा देखिए 217 216 के आसपास चला गया था और अगर हम बीते 24 घंटे की बात करेंगे हर्ष, तो 337 के आसपास जो है वो बीते 24 घंटे में जो है कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। वही देखिए मौत के आंकड़ों की बात करेंगे तो मौत का आंकड़ा भी देखिए इसी के आसपास का बना हुआ है, 36, 37, 40, यानी अगर अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 35 से लेकर 40 के बीच में प्रतिदिन जो है वो कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो रही है। और वही संक्रमण दर की बात करेंगे तो देखिए एक बार फिर से जो संक्रमण दर है हर्ष 0.46% दिल्ली का हो गया है। तो यकीनन देखिए लोगों को समझना पड़ेगा हर्ष, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए लगातार जो है सरकार जो है वो लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉकडाउन से जो है वो अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है और फिर लोगों के काम धंधे बंद हो जाते हैं। तो सरकार देखिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लोगों को भी कहीं ना कहीं सरकार से कदम मिलाने के साथ चलने की आवश्यकता है हर्ष, क्योंकि फिर अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो धीरे धीरे देखिए मौत के मुंह में जाते जाएंगे। इसलिए हमारा भी चैनल देखिए लगातार लोगों से अपील करता है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए और देखिए जितना कम ठीक है। अस्पतालों में क्या प्रबंध किए गए हैं उज्जवल? दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है, जो वादा
वादा दिल्ली की जनता से कर रही है, क्या वाकई वो वादा पूरा हो पाएगा? क्योंकि दिल्ली सरकार को हम देख रहे हैं केजरीवाल अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर बात कही जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी था जब अनलॉक का ऐलान कर रहे थे, मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, तमाम बातें कह रहे थे, तो ऑक्सीजन को लेकर भी खासकर वो कह रहे थे। क्या अस्पतालों के हालात अब ठीक है? आप अस्पतालों में जा रहे हैं, सिचुएशन दिखा रहे हैं, क्या जब तीसरी लहर आएगी उसके पहले राजधानी दिल्ली तैयार है क्या उज्जवल? देखिए, अगर हम मौजूदा हालातों की बात करेंगे तो यकीनन देखिए, जब दूसरी लहर आई थी तो उससे लेकर अभी तक जो है वो हालात जो है वो काफी ज्यादा सुधरे हैं। देखिए अभी भी जो है पिछली बारी की तरह जैसे सरकार ने देखिए सारे जो कोविड अस्पताल थे वो बंद कर दिए थे, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। देखिए रामलीला मैदान में भी जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया वो भी अभी तक चालू है। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि तीसरी लहर आने से पहले जो है वो सारी चीजें सामान्य हो सके, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सके। देखिए ऑक्सीजन प्लांट की भी बात करेंगे तो ऑक्सीजन पे भी लगातार जो है वो दिल्ली के मुखिया आके रूबरू होते रहते हैं लोगों से, लोगों को बताते हैं, प्रेस को बताते हैं। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है हर्ष, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब हम ग्राउंड जीरो पे भी जाते हैं, दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो फिर वही हमें जो तस्वीरें हैं फिर वही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि लोग बिल्कुल लापरवाही की तरह घूम रहे हैं। मास्क के नाम पे फिर वो अपनी नाक नहीं ढकते, मुंह नहीं ढकते हैं, वो बिल्कुल नीचे बिल्कुल लटका के रखते हैं मास्क। तो यकीनन देखिए कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा हर्ष, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा लंबी है। हमने भले ही कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोरोना पे थोड़ा कुछ हद तक देखिए जो है वो काबू पा लिया है, लेकिन लगातार अभी विशेषज्ञ भी जो है और देश के प्रधानमंत्री हैं और तमाम जितने राजनेता भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए अभी जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा लंबी आगे चलने वाली है, क्योंकि इससे हम तभी हासिल जीत कर पाएंगे। इस पे देखिए जब हम खुद सतर्क रहेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे, तभी हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए क्या सिचुएशन बनी हुई है। फिलहाल हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और आंकड़ा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, आंकड़ा बड़ा ही है और आपको समझना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और आपको सावधानी सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। चलिए बात फटाफट से पंजाब की कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब के मुखिया लगातार बैठक कर रहे हैं और एक और बैठक आज होनी है। आज स्कूली अध्यापकों से रूबरू होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे दें, क्योंकि वर्चुअल तरीके से अध्यापकों से सीधा संवाद किया जाएगा। पंजाब के सीएम की तरफ से जानकारी दी गई, 11 बजे का वक्त होगा तकरीबन जब अध्यापकों से बातचीत करेंगे पंजाब के मुखिया। क्या कुछ रहने वाला होगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीधा सीधा अध्यापकों से संवाद किया जाएगा इस कोरोना काल में और कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यापकों से संवाद करते हुए दरअसल नजर आएंगे। हालांकि तारीख आज की मुकर्रर कर दी गई थी, समय हमने आपको बता दिया कि 11 बजे का समय रखा गया है और वर्चुअल तरीके से अध्यापकों से सीधा संवाद किया जाएगा। नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं पंजाब से, रीजनल हेड, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नवदीप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिक्र करिएगा, क्योंकि अध्यापकों का जब हम जिक्र करते हैं, आज अध्यापकों के साथ मीटिंग हो रही है। इससे पहले हम डॉक्टर्स के साथ मीटिंग देख रहे थे और ग्रामीण इलाकों के जो पंचायत होते हैं उनके साथ हमने मीटिंग देखी, लेकिन आज मुख्यतः तौर पर अध्यापकों के साथ वर्चुअल तरीके से मीटिंग है। क्या अपडेट देंगे, क्या कुछ रहेगा इस मीटिंग में नवदीप? देखिए बिल्कुल हर्ष, किसी भी राज्य की बेहतरी के लिए वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बेहतर होना बहुत ज्यादा लाजमी माना जाता है। और हाल ही के अंदर आप देखिए कि 3 दिन पहले जो एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पंजाब को पहले जो 3 स्थानों के अंदर रखा गया था, तो ये पंजाब के लिए बेहद जो थी एक सम्मानजनक बात थी। और इस जो रिपोर्ट आने के बाद खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सचिव और जितने भी पंजाब के अध्यापक हैं उनको इस बात के लिए बधाई दी थी कि स्कूल बंद होने के बावजूद, या फिर हम कह सकते हैं कोरोना काल के बावजूद, जिस तरीके से बेहतर शिक्षा व्यवस्था पंजाब के अंदर दी गई वो काफी सराहनीय है। तो आज अध्यापकों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री एक तरफ जहां उन्हें बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा कोरोना काल के दौरान काम किया है, तो वहीं उस बात को लेकर अब चर्चा की जाएगी कि अगर आने वाले दिनों के अंदर ऐसी व्यवस्था रहती है, अभी खतरा नहीं टला है, स्कूल नहीं खुलेंगे, तो पंजाब के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और क्या क्या जो प्रयास है वो किए जा सकते हैं इस चुनौती भरे माहौल के बीच, और कैसे बेहतर किया जाए कि जो आम पंजाब का हर जो ग्रामीण इलाके के अंदर रहने वाला बच्चा है उस तक एजुकेशन पहुंचे, कोई भी बच्चा जो है शिक्षा व्यवस्था से या शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये तमाम चीजें रहेंगी, उसको
को लेकर आज जो मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, उनसे अपने जो सुझाव है वो भी कहीं ना कहीं उनसे मांगेंगे और अपने जो कहीं ना कहीं उनके पास जो सुझाव है वो उन तक साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर पंजाब के अंदर एजुकेशन जो सिस्टम है, अब देखिए, क्योंकि इससे पहले बात की जाती थी कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, और क्योंकि पंजाब और दिल्ली क्योंकि बहुत ज्यादा अब कंपटीशन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जिस तरीके से लगातार अपना आधार बनाने में जुटी है, तो आप देखिए कि पंजाब का एजुकेशन इंडेक्स के अंदर ऊपर आना कहीं ना कहीं ये बाकी राज्यों के लिए भी और खासतौर पर दिल्ली के लिए भी एक चुनौती पैदा करता है कि पंजाब का एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर जो है सरकार ने किया है, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या फिर पंजाब के अंदर जो उच्च स्तर के स्कूल बनाए गए हों, उसको जब पंजाब के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें सुधार लाने के प्रयासों, तमाम तरह के ये प्रयास है जो पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से लगातार किए जा रहे थे। और जिस तरीके से इंडेक्स के अंदर पंजाब को पहला स्थान मिला है पहले 3 सालों के अंदर, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। यही कारण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद जो है सीधा बात करेंगे पंजाब के सभी अध्यापकों से। हर्ष, मैं आपको बताना चाहूंगा ये समय हम दिखा रहे हैं 11:30 बजे का समय है। 11:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो अध्यापकों के साथ सीधा संवाद करेंगे और पंजाब के हर जिले से जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं वो वर्चुअल तरीके से इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपने जो कहीं ना कहीं उनके पास जो सुझाव है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के, वो साझा किए जाएंगे और कैसे और मजबूत किया जाए पंजाब का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्तर पर कैसे और सुधार लाई जाए स्कूलों के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूलों के अंदर आए। एक चीज और मैं बताऊंगा हर्ष, पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चों की संख्या है, जो एडमिशन का स्तर है, वो बहुत ज्यादा पिछले सालों के मुकाबले बढ़ा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सभी अध्यापकों को इस बात के लिए बधाई देंगे कि उनकी मेहनत की बदौलत पंजाब के जो स्कूल हैं वो अब बेहतरी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है नवदीप, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, सराहना तो करनी होगी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, वर्चुअली तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है, बेहतरीन है? जब हम पंजाब के ग्रामीण इलाकों का जिक्र करते हैं, क्या बच्चों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से, ये कहा जा रहा है नवदीप? देखिए, बिल्कुल पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हाई स्कूल की बात करें तो लाखों की संख्या में आप देखिए कि डिजिटल फोन जो थे वो पिछले कुछ सालों के दौरान बच्चों को बांटे गए, खासतौर पर कोरोना काल के बीच जब बच्चे घर पर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे। लेकिन अगर हम कक्षा 1 से लेकर अगर 8वीं तक की बात करें तो वहां पर दिक्कत जरूर है, खासतौर पर जो 5वीं कक्षा तक के बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास अलग से फोन नहीं है, और बहुत ज्यादा माँ बाप ऐसे भी होंगे जिनके पास एक भी कहीं हम कह सकते हैं कि डिजिटल हम ये फोन जो है जिसके जरिए ऑनलाइन क्लासेस लगती है वो नहीं है। तो ऐसे में जो स्कूली अध्यापक हैं वो बच्चों के अंदर घर जाकर 1 हफ्ते के अंदर उनको काम समझा रहे हैं, या कुछ बच्चों को रोटेशन वाइज जो स्कूलों के अंदर बुलाया गया था, क्योंकि अध्यापकों की ड्यूटी लगातार लगाई गई है कि वो स्कूलों के अंदर जरूर हाजिर रहें। बिल्कुल नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं पंजाब की सरकार ने की है, और वाकई सराहना पंजाब की सरकार की करनी होगी। जो दिल्ली में हम देखते थे खासकर स्कूलों में, अब वो पंजाब के अंदर भी नजर आने लगा है। फिलहाल नवदीप तमाम जानकारी दे रहे थे, बढ़ेंगे आगे बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देंगे। आज मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय की, जो कि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होंगी वो भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव की अटकलें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। और गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होनी है गृह मंत्रालय की, और बैठक में ये कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा, CAA पर चर्चा संभव है। साथ ही साथ क्या बदलाव हो सकता है, सीधा रुक कर लेते हैं अपने साथी अमजद खान का, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अमजद, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जो फीड आप दे रहे थे, और उसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, साथ ही साथ अब्दुल्ला साहब थे, और कहीं ना कहीं जो बातें कही गई हैं वो कहा गया है कि हाँ दिल्ली का फैसला देखते हैं उसके बाद कोई बात हम कहेंगे। कुछ साफ क्लियर शब्दों में नहीं बताया गया है क्या हो सकता है, राजधानी दिल्ली का जिक्र करें, और कैसे वो सियासी भूचाल ला सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, थोड़ा समझाइएगा।
देखिए हर्ष, जब से साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हर फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। कल की मीटिंग की अगर बात करें, फारूक अब्दुल्ला समेत बड़े तमाम दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के मिले, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन मिली और बिल्कुल रूटीन मीटिंग ही बताई उन्होंने। जिस तरह से हर जगह से बताया जा रहा है कि एक रूटीन मीटिंग चल रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर रूटीन मीटिंग चल रही है, फोर्सेस का मूवमेंट रूटीन चल रहा है, कश्मीर के अंदर जो मीटिंगें हो रही हैं वो रूटीन हो रही है। तो इतने सारे रूटीनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है जो खल रहा है, क्योंकि पब्लिक में भी अगर हम बाहर बात करें तो साफ ही बताया जा रहा है कि ऐसी रूटीन मीटिंगें 2019 में भी हुई थी और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने था। ये तो एक तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने की बात की जा रही है, फर्दर डिवीजन की बात की जा रही है। लेकिन जो असली तस्वीर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छुप रही है, क्योंकि असली तस्वीर डिलिमिटेशन की है। डिलिमिटेशन पर पिछले कुछ समय से लगातार बात की जा रही है। जब भी डिलिमिटेशन के बारे में बात की जाए, सबसे पहले हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज जवाब देने से इनकार कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद जब हम लोग केंद्र सरकार की तरफ नजर दें तो जिस तरह से इशारे केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हैं कि ऐसे मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी मीटिंग्स करना, जिसमें आपने सीएए की बात की, हम डिलिमिटेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन इलेक्शन प्रोसेस से पहले जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ऐसा प्रोसेस है जो अभी जारी है, जो बस अपने अंतिम चरण पर लगभग पहुंच चुका है। और कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में इलेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से सारी पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियां जो है वो अपनी तूल पकड़ रही हैं और पूरी तरह से राजनीतिक माहौल जो है जम्मू कश्मीर का वो गरमा रहा है। कई सारे लीडर्स आज जम्मू कश्मीर के कश्मीर में मौजूद हैं, जम्मू में मौजूद हैं, मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ बड़े नेता कश्मीर के दिल्ली में भी मौजूद हैं, जो ऑफ द कार्ड्स सबकी नजरों से बचकर दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन आज की मीटिंग में वो हिस्सेदार है या नहीं ये नहीं बताया गया। लेकिन हो सकता है कि शायद वो आज की इस मीटिंग के हिस्सेदार भी बने, जो प्रधानमंत्री जिस मीटिंग की सदारत करेंगे, जहां पर वो कश्मीर के बारे में बात करेंगे कि अब नेक्स्ट कश्मीर को कैसे चलाना है। इससे पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के दिल्ली पहुंचे, उन्होंने वहां पर मीटिंग की, सिचुएशन दिया, सिक्योरिटी रिव्यू दिया, डीजीपीज मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और बड़े तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। तो ये सारी मीटिंग्स एक साथ बैक टू बैक होना, ये कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर देता है इस चीज का कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में कुछ बड़ा तो होने वाला है, जिसमें हम इलेक्शंस भी कह सकते हैं कि हो, क्योंकि काफी समय से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को इस तरह से ठीक है। लेकिन जहां तक हम चुनावों की बात करते हैं अमजद, तो क्या आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे नहीं, ये तो तारीख बताएगी, भविष्य बता पाएगा, पर क्या गुपकार अलायंस अपने आप को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम पीडीपी को बिखरते हुए देख रहे हैं, और जो सिचुएशन बात हम कश्मीर की करें खासकर, क्योंकि पीडीपी की प्रमुख जम्मू में भी पहुंच रही हैं, लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन कैसी भी हो उससे पार पाया जाएगा? देखिए, जब हम अलायंस की बात करते हैं हर्ष, तो जरूरी है समझना कि अलायंस के हिस्सेदार कौन कौन है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब अलायंस बनी थी साल 2019 में, तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें थी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक्टिविटीज खत्म होती नजर आई। पिछले 7 महीने में कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा कदम जो हुआ है अलायंस में, वो पीपल्स अलायंस का बाहर होना है। यानी जो स्पोक्स पर्सन बनाए गए थे साल 2019 के बाद, वही इस अलायंस को छोड़कर बाहर चले गए। सबसे बड़ी मूवमेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग रही कल की मीटिंग में, वो यही थी कि एक नया जो रिप्रेजेंटेटिव है बनाया गया, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को स्पोक्स पर्सन बनाया गया। यानी अपना जो ग्रिप है पीपल्स जो अलायंस है वो छोड़ना नहीं चाह रही जम्मू कश्मीर के अंदर से, लगातार अपनी एक्टिविटीज को अब सामने रखना। ये भी एक तरह का इशारा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने साल 2020 में डीडीसी इलेक्शन से पहले बनाया था, अब उसी तरह से दोबारा एक बार अपना ग्रिप बनाने की कोशिश की जा रही है। मीटिंगें करी जा रही हैं, लगातार सारे ही स्टेक होल्डर्स को ऑन कार्ड बुलाया जा रहा है कि आप आए, बात करें, क्योंकि अगर आखिरी समय में कोई पीछे हट जाता है तो फिर वो अलायंस के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो उससे बचने के लिए ही शायद अभी से ही शुरुआत की जा रही है, एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से आने वाले समय में अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको किस तरह से चलाना है, उसको किस तरह से एक्सेप्ट करना है। ये हम कह सकते हैं कि ऐसा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है। और खैर वक्त बता पाएगा जब मीटिंग होगी तो क्या कुछ रहेगा। बढ़ेंगे आगे, बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में पाबंदियां तो हैं लेकिन कुछ छूट भी है। और जब हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो क्या हालात नजर आ रहे हैं वो जरा आप देखिएगा। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को लेकर सरकार के द्वारा जो छूट दी गई थी, उसमें आज से लगभग 3 दिनों तक, आज कल और परसों, सभी रेडीमेड कपड़ा दुकानों, परचून इत्यादि की दुकानों के साथ साथ शराब की दुकानों को भी छूट दी गई है। और अभी हम देखने के लिए मौजूद है कि किस तरीके से जो शराब की दुकानें हैं वहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई है, क्योंकि एक लंबे अरसे से लोगों को
के इंतजार के बाद आज सरकार के द्वारा शराब की दुकानों को खोलने की जो समय अवधि है उसमें छूट दी गई है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से शराब की दुकानों पर इस समय लोग लाइन लगाकर इंतजार कर खरीद रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो लगी हुई है। पुलिस प्रशासन भी फिलहाल यहाँ हमें फेल नजर आ रहा है। कई बार हमने पुलिस के जो सिपाही है उनको देखा कि वो रोकते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके रोकने का फिलहाल यहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन कुमार। तो आप लेने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। लगभग कितने दिन इंतजार के बाद आपको मिला? हाँ बिल्कुल, 1.25 महीना हो गया, 1.25 महीने से ऊपर हो गया। तो कितना स्टॉक रखने का इरादा है? कोई स्टॉक नहीं मैम, अभी तो खुलेंगी नहीं है पीने की। और मिल जाए तो पी लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सरकार के इस फैसले से खुश है आपकी? 3 दिन अब शराब की जो दुकानें हैं उसको खोलने की जो छूट है वो सरकार के द्वारा। हाँ बहुत खुश हूँ मैं। नाम बताइए। जगमोहन सिंह रावत। तो आप कितने दिनों बाद आज आप खरीदने के लिए आए? जब से लॉकडाउन हो उसके बाद से बंद होना है। तो सरकार के इस फैसले से खुश है आप? नहीं मैडम, नहीं बंद नहीं करनी चाहिए। बंद करनी चाहिए। रेवेन्यू आ रहा है, पब्लिक ब्लैक मार्केटिंग में तो ऊपर हो रखे थे सारे आम। अच्छा, तो खरीदने वाले वहाँ से खरीद रहे थे? खरीद रहे थे, ब्लैक चले रहा। आपको तो पता ही है कि कहने का लॉकडाउन है, नीचे पिछले तो ब्लैक मार्केटिंग चली रही है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, बजाय वहाँ देने से इनको पैसे देंगे हम ज्यादा बढ़िया। बंद करने का फायदा क्या है? बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सही है और सरकार के द्वारा जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक छूट, आवश्यक सामानों की जो दुकानों की छूट है उसको दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो फिलहाल कपड़े इत्यादि की दुकानें हैं वो खुली हैं और एक लंबे समय के बाद इन दुकानदारों को, ग्राहकों का इंतजार है कि क्योंकि एक लंबे समय से ये लोग भी दुकानें बंद होने के कारण, लॉकडाउन के चलते फिलहाल अपनी आर्थिक स्थिति जो है वो इनकी खराब है। उसको देखते हुए सरकार ने इनके हित में यह निर्णय लिया है। पूछने की कोशिश करते हैं कि सरकार का यह निर्णय कितना सही है। आप कितने दिनों बाद आज आपकी दुकान को लिए? दुकान वाले तो मैडम ये लोग है, मैं तो लेने आया हूँ। नाम बताइए। करण। कितने दिनों बाद दुकान खोली है? ये 40 दिन हो गए। आपको लगता है कि अभी जो सारा जिस तरीके से कोरोना कम हो रहा है सरकार को खोलना चाहिए दुकान? जी जी बिल्कुल खोलना चाहिए। आपका कैसे इस आर्थिक स्थिति का फिलहाल क्या हाल है? एक लंबे समय से आपका दुकान, काम धंधा सब बंद है, क्या कहेंगे? घर पे ही थे बस। फिलहाल हमने कोविड कर्फ्यू की जो रिपोर्ट है धरातल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको दिखाई कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद बाजारों में शराब की दुकानों पर क्या आलम है, क्या मंजर है और किस तरीके से लोग फिलहाल अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सावधानियों का पालन जरूर लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की जो छूट लॉकडाउन में दी गई है उसको लेकर फिलहाल जो भी हालात हैं उनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार व्यापारी वर्ग के जो बातें व्यापारी वर्ग कह रहा है, जो दुकानदार कह रहे हैं कि नियमित रूप से बाजार खोले जाए, नियमित समय अवधि अनुसार खोले जाए, उस पर सरकार कितना अमल करती है और आने वाले दिनों में जो कोविड कर्फ्यू में यह छूट दी गई है उसका क्या असर हमें देखने को मिलता है। क्या केसेस बढ़ते हैं या नियंत्रण स्थिति जो है पूरी तरीके से रह पाती है, यह आने वाला समय जरूर बताएगा। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, गुलिस्तान न्यूज। तो हालात यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो गुलिस्तान न्यूज आपको दिखा रहा है। एक ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।